नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आगे हम पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं। पहले हमने जो देखा था वो जो पेपर था इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3B तक से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए किस तरह से एग्जाम्पल करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये टाइम ऑफ सप्लाई का है। ओके, और इसके अंदर आपको डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है और डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा है। तो आपको किस तरह से एग्जाम्पल करना है। दूसरी चीज अंदर ये जो है ये पढ़ना कभी मत भूलना, ये रिवर्स चार्ज बेस के ऊपर काम करना है। ओके, सो RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल हो सकता है। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास हमने सब सारी इंफॉर्मेशन पहले से बना के रखी है। तो ये एक तो चीज यहाँ पे बता रखा है, ये एक सर्विस का है, सर्विस का पॉइंट है। ओके, तो दो तरह का होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके अंदर भी ये सर्विस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, RCM का क्वेश्चन है। दूसरी तरह से होता है गुड्स का होता है, और उसके अंदर हमारे पास RCM और FCM होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर सर्विस है तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट थिंग कि 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, और उसके बाद हम डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज, इस दोनों में से विच एवर इज अर्लियर जो होगा, ओके, जो भी इसके उससे पहले आएगा अर्लियर होगा, तो ये अर्लियर हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, किस तरह से होगा देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट बिल में जो है यहाँ पे वो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है 10/9। ओके, और 10/9 दोनों में आपको दोनों इंफॉर्मेशन में दोनों में सेम डेट लिखी है। डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी 10/9 नहीं है, 29 है, यहाँ पे गड़बड़ है लिखने में। सो 29/9/2023 ये आपका डेट ऑफ इनवॉइस है, और 10/9/2023 है। तो हमें क्या करना है, डेट ऑफ इनवॉइस जो है उससे आपको 60 डेज आगे चलना है। तो इसके अंदर अगर हम निकालेंगे तो 10/9 की 20, सॉरी डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके अंदर करीबन 2 मंथ्स ऐड करने हैं। तो ये हो जाएगा अराउंड 28/11/2023। ओके, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट जो है 10/9 है, और डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर 60 डेज है। ये जो इसमें से जो भी डेट आपकी पहले आएगी सो आपकी हो जाएगी। सो आंसर इज 10/9/2023, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसी तरह से सेकेंड बिल के अंदर देखते हैं, उसे अंदर आपके पास 1/7 आपका डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा है, और 10/9 यहाँ पे 10/9 है। यहाँ पे भी डेट है 10/9/2023। सो डेट ऑफ इनवॉइस के अगर अंदर 60 डेज अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/8/2023, यानी 30 अगस्त। और 30 अगस्त और हमारा 10 सितंबर, दो में से जल्दी पहला कौन आएगा, तो इसमें जो भी पहला आएगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दैट इज 38/2023। ओके, उसके बाद देखते हैं थर्ड जो है हमारे पास 1/7/2023 है, और 30/7/2023 है। ओके, 29/7 यहाँ पे भी गड़बड़ है डेट में। डेट ऑफ इश्यू जो है हमारे पास 29/7/2023 है, और डेट ऑफ पेमेंट है वो पार्ट पेमेंट है इसके अंदर 30/7/2000, और बैलेंस 110, दोनों लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास हो गया एक पार्ट पेमेंट हमारे पास हो गया 37 को, और दूसरा पार्ट पेमेंट हमारे पास हो गया वो है फर्स्ट 110 को। ओके, अगर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों हैं तो ऐसे केसेस के अंदर हमें इस तरह से करना होगा। चलो, तो 29/7 हमारे पास है, तो 29/7 है तो सेम वापस से हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा 28, 2 मंथ्स यानी 60 डेज, यानी 28/9/2023। ओके, दोनों में हमारे पास बिल तो सेम डेट का ही है, तो दोनों में ये रूल अप्लाई करेगा।
तो 29/9, 28/9 और 30 सितंबर दो में से जो जल्दी आएगा वो आ जाएगा आपके पास 30 37 30 जुलाई जो फर्स्ट पार्ट के लिए है, और सेकेंड पार्ट के लिए 110 है, तो 28/9 2023 ये फोर्थ का है। फिफ्थ के बारे में देखते हैं। तो जो फिफ्थ पोर्शन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास बताया गया था कि 17 हमारे पास है, और डेट ऑफ पेमेंट के अंदर भी हमारे पास है एंटर्ड इनटू बुक है 28/7, ओके, और डेबिटेड ऑफ द रिसिप्टेंट अकाउंट है 30/7। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, डेट ऑफ पेमेंट भी है और डेट ऑफ एंटर इनटू बुक क्रेडिट है। तो जो जल्दी आएगा वो एंट्री हम देंगे। यहाँ पे 28/7 जो है वो जल्दी आता है। क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ए जो है 17 है, ओके, और ये 28/7 या 30/7 दो में से जो जल्दी आएगा यानी हम 28/7 ले लेंगे। तो इस तरह से हमें एंट्री यहाँ पे करनी होगी। तो 17 डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, और ये हो गया 28/7। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा 17 में के अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38, 8 हो जाएगा, ओके, 2023, और 30 अगस्त और 28 सितंबर, सॉरी जुलाई, तो दो में से जल्दी कौन आएगा, 28 सितंबर, नहीं सॉरी जुलाई, सितंबर याद आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर, लास्ट पॉइंट के अंदर, वो भी डेट कंफर्म कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में। उसके अंदर हमारे पास है 29/5 जो कि डेट ऑफ इनवॉइस है, और एंटर्ड इनटू जो बुक है वो 37 है, और डेबिटेड है 26/7। तो हम यहाँ पे 26/7 लेंगे, ओके। तो 29/5 लिखते हैं, 29/5 सही लिखा हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस, और यहाँ पे 27, ओके, दोनों है। तो उसके अंदर हम यहाँ पे एंड करेंगे तो 28/7 2023, और उसके अंदर दो में से जो जल्दी आएगा दैट इज 20 जुलाई 2023, ओके। डेट में थोड़ी गड़बड़ हुई थी तो हमने चेंज कर दिया, ओके। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह से, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, जिसके अंदर आपको लिवी ऑफ IGST लगेगा, CGST, SGST, UTGST क्या भी लग सकता है, तो आपको बताना है और उसका रीजन बताएं। फाइंड द गिवन द रीजन विद द रीजन बिलो। तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तो किस तरह से करना है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से उसके और में भी दिया गया था। इसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई है या इन स्टेट सप्लाई है, आपका GST लगेगा, और आपको इसमें भी रीजन लिखना है। तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में लिखेंगे। इसके 5 पॉइंट है हमारे पास, और ये क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 5 पॉइंट है, ओके। तो सारे के सारे पॉइंट करेंगे, देखते हैं, साथ में ही कर लेते हैं। इस तरह इसमें से दो में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि दर्श जो है, दर्शन कंपनी आर्किटेक्चर फॉर्म है पटना में, एंड हैज बीन द हायर्ड द पप्पू बिल्डिंग फॉर राजकोट एंड ड्रॉ अ प्लांट हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड दैम इन मुंबई। मुंबई के अंदर उसने क्या किया था, पप्पू बिल्डर्स को ऑफ राजकोट, यानी एक धंधा है पटना का, ओके। बिल्डिंग कहाँ बनानी थी, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था, राजकोट वाले को। बिल्डिंग बनाना कहाँ है, मुंबई में, ओके। तो कौन सा GST लगेगा, तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह से काम करते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर टाइप ऑफ सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो हमें किस तरह से सर्विस आएगी, तो फर्स्ट सर्विस हमारी पास आएगी तो आर्किटेक्ट सर्विस। नंबर 1 जो है हमारे पास आर्किटेक्ट सर्विस, सही है, आर्किटेक्ट सर्विस का ही है, जगह कम है। पॉइंट ऑफ सप्लाई कहाँ पे उसने काम किया, पॉइंट ऑफ सप्लाई तो ये काम हो रहा है मुंबई में, ओके। GST कौन सा लगेगा, तो बोलेंगे IGST लगेगा। क्यों IGST लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इज मुंबई, ओके। ये मुंबई के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसलिए हमने यहाँ पे IGST लगाएंगे, ओके। चलो ये थोड़े कॉलम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, ताकि हमारे पास जगह मिल जाए।
है, ये लगेगा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा मुंबई और यहाँ पे लगेगा IGST। ओके चलो, फर्स्ट ये हमारा था। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया था मिस्टर मनीष मल्होत्रा इज एन मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द कोलकाता। वो कोलकाता का मेकअप आर्टिस्ट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मेकअप आर्टिस्ट। कलर चेंज करें ताकि आपको याद रहे। मेकअप आर्टिस्ट, ओके, तो मेकअप आर्टिस्ट है तो कहाँ पे दे रहा है सर्विसेज, तो कोलकाता का है और वो जा रहा है कहाँ पे, जयपुर में, फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिसिस नंदिनी कपूर ऑफ द बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड ऑन मुंबई। यानी आर्टिस्ट कहाँ का है, कोलकाता का है, जा कहाँ रहा है, जयपुर में, और जो रिसीवर है यानी नंदिनी कपूर है वो है कहाँ की, मुंबई की है। तो ऑफकोर्स तो उसने सर्विस कहाँ पे दी, पॉइंट ऑफ सप्लाई जयपुर में, और दोनों ही अलग अलग स्टेट है तो IGST लगेगा। ओके, और उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी सप्लाई कहाँ पे हुआ है, तो सप्लाई दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस जो है परफॉर्म इन जयपुर। जयपुर में उसे सप्लाई किया है सर्विस का, तो ऑफ कोर्स वहां पे लगेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो है उसके अंदर हम देखा जाए तो उस थर्ड कोड में कलर चेंज करते हैं थर्ड। ओके, तो उसके अंदर है कि यहाँ पे लिखा है ग्रांड वेडिंग प्लानर है चेन्नई का, और उसने हायर किया है मिस्टर कोहली को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, और एंड प्लान टू मेक देन ऑर्गेनाइज अ वेडिंग इन इटली। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, ये आप सीख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ग्रांड वेडिंग है चेन्नई के अंदर, और ये मिस्टर कोहली को रजिस्टर किया, लेकिन कोहली जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो न्यू दिल्ली का है, और जो वेडिंग है वो इटली के अंदर है, यानी चेन्नई टू इटली कह सकते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं किस तरह से है वेडिंग प्लानिंग, सॉरी वेडिंग प्लानिंग। ओके, कहाँ पे उसने किया, इटली को। तो ऑफ कोर्स IGST लगेगा, इसके अंदर एक्सपोर्ट सर्विस लगेगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में सेम पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस है परफॉर्म्ड इन इटली और इटाली, वॉट एवर यू से। चलो उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि क्वेश्चन में लिखा गया था, उसके अंदर जो हमारे पास बताया था, देखते हैं क्या है फोर्थ पॉइंट हमारे पास। इसके अंदर हमारे बताया थी कि मिस्टर खुशवाना as an unregistered persons of Jaipur and send a courier from the Gangtok to his brother at Vadodara, Gujarat. ओके, सो अनरजिस्टर्ड पर्सन जयपुर का है। ओके, और कुरियर उसने गैंगटॉक से बड़ोदरा तक हिज ब्रदर को भेजा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से आएगा। तो ये जो सर्विसेज है वो कुरियर सर्विस में से आएगा, तो कुरियर सर्विस को हम अलग से कलर से लिख देते हैं। ये कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हम व्हाइट में लिखते हैं। कुरियर सर्विस के बारे में देखा जाए तो वो गैंगटॉक का है। ओके, और ये क्या कहलाएगा, IGST सर्विसेज में जाएगा। ओके, तो इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड है
अगर कोई भी बंदा अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ओके, वहाँ पे दिखा जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली में जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम डायरेक्ट चेन्नई टू इटली का हिसाब हिसाब करेंगे। तो अनरजिस्टर्ड है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, तो हमारे पास विच जहाँ पे हैंडेड ओवर है, सर्विस हैंडेड ओवर, सॉरी पार्सल हैंडेड ओवर, यानी कि गुड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, गुड्स जो डिलीवर होगा वो एड्रेस के हिसाब से होगा, ओके, गुड्स डिलीवर और हैंडेड ओवर। ओके, नंबर 5 केसेस के अंदर देख सकते हैं, वो है मिस्टर रोंडा रेड्डी एंड इज ट्रैवलिंग टू बी द बैंगलोर टू मुंबई एंड एयर इंडिया फ्लाइट। शी डिजायर वांट टू बी English, sorry, watch an English movie during this journey by making a necessary payment. She ordered when the flight is flying over the Mysore. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ से उसने शुरू किया था? देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट लिख सकते हैं पहले। एंटरटेनमेंट सर्विस, हमें पता है कि मैसूर के ऊपर से वो पास ऑन हो रहे थे, लेकिन ट्रैवलिंग बैंगलोर से क्या है, क्योंकि वो प्लेस डिसाइडेड नहीं है, तो हम यहाँ पे बैंगलोर कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी हमारा IGST लगेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हेन द पैसेंजर एम्बार्क फ्रॉम द कन्वेंस, यानी जहाँ से आप चढ़े हो, सो पैसेंजर एम्बार्क ऑन कन्वेंस। जहाँ से आपने कन्वेंस शुरू किया है वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी डिपार्चर जहाँ से हुआ है वहीं से कंसिडर करेंगे, बैंगलोर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास दूसरा भी है, ओके, उसके अंदर भी हमने कॉलम्स नहीं रेडी किए हुए, हम डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री देंगे। ओके, चलो, कॉलम बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके और वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर कॉलम नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले है कि मिस्टर राम कोटा सेल्स एंड 10 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बिट्टू ऑफ वडोदरा, ओके, एंड डिलीवरी टू बिट्टू शॉप एट जयपुर। ओके, मिस्टर राम कोटा जो है वो बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं जयपुर में। ओके, तो यहाँ पर डिलीवरी जयपुर के अंदर हुई है, तो हम जयपुर के हिसाब से लगाएंगे। दूसरा देख लेते हैं फटाफट से और फिर एंट्री देते हैं उसके अंदर। मिस्टर ब्लॉक इज ए सप्लायर रजिस्टर्ड इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट नोएडा, वो नोएडा से शुरू करते हैं, और एन अंडरटेकर टू द अहमदाबाद ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मशीन बाय द बायर मिस्टर कॉडी रोडर्स एट द पणजी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है प्रिंसिपल प्लेस नोएडा से अहमदाबाद जा रहा है, ओके, तो ये पणजी तक जाएगा, लेकिन हम अहमदाबाद तक यहाँ पे कंसिडर करेंगे। IGST यहाँ पे भी अप्लाई होगा, दैट इज नोएडा, सॉरी, बिजनेस एट नोएडा है तो नोएडा से अहमदाबाद। देखते हैं दोनों की एंट्री किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है फर्स्ट, यहाँ पे नंबर फर्स्ट है जो किस तरह की सर्विस हो जाएगी ये, तो रेफ्रिजरेटर दैट इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। ओके, क्या लगेगा इसके अंदर, ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, प्लेस पॉइंट ऑफ सप्लाई, तो इसका पॉइंट ऑफ सप्लाई हो जाएगा जयपुर। ओके, IGST लगेगा, GST, तो IGST लगेगा क्योंकि हम कहाँ से, वडोदरा से ही शुरू करते हैं, दैट इज वडोदरा टू जयपुर। ओके,
सो क्यों यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन में लिखेंगे रीजन जो हमारे पास है। ओके, तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स, location of goods terminated to delivery. ओके, सेकेंड चीज बताई गई थी, उसके अंदर मिस्टर ब्रॉक थे जो कि नोएडा के थे। ओके, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे सप्लाई की बात चल रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में है। जो हमने आगे जो क्वेश्चन किया था वो सर्विस के बारे में था। तो यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी सेम रेफ्रिजरेटर है, डिलीवरी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ओके, पॉइंट ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगा, नोएडा से शुरू किया है तो ऑफ कोर्स नोएडा जाएगा। ओके, नोएडा से कहाँ जा रहा है, कि नोएडा से जा रहा है ये बिट्टू की शॉप पे जयपुर में। ओके, हाँ, बिट्टू की शॉप में जयपुर के अंदर, तो भी यहाँ पे IGST लगेगा। नोएडा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और जयपुर जो जाएगा राजस्थान। तो इसके अंदर होगा जो रिसिप्टेंट जो है दैट इज डिलीवर टू द रिसिप्टेंट गुड्स, डिलीवर टू रिसिप्टेंट okay on instruction to the third party, on the instruction of third party। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन में लिखा था कि वो अहमदाबाद भेजना था, ये सॉरी ये जयपुर वाला फर्स्ट था, हम देख कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे था, देखो यहाँ पे जो था कि नोएडा से बिजनेस चला है। ओके, ऑफ उत्तेकर ऑफ अहमदाबाद जो है उसने बोला था नहीं, हाँ, मिस्टर अंडरटेकर ऑफ द अहमदाबाद इज डिलीवर 50 वॉशिंग मशीन्स टू द बायर, यानी पंजी। तो हमारा इंस्ट्रक्शन किसी और ने दिया था, हमें पहुंचाना अलग जगह पे था। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये जो रूल हमारा बनता है कि भाई डिलीवर जिससे को होता है, रिसिप्टेंट जहाँ मिलता है उसके हिसाब से लगाएंगे। ओके, थर्ड थिंग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर XZ ऑफ द भोपाल ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस इन गुरुग्राम। He purchased a building from the KTS Builders, New Delhi, and also entered into the separate contract with the KTS for the pre-installation of office furniture. Okay, building at the गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर होता है। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि भी हमारा जो ऑफिस है वो उसका प्री इंस्टॉलेशन ऑफिस है दिल्ली के अंदर, उसके हिसाब से हमें करना है। तो देखते हैं किस तरह से होगा इसमें। तो ये जो होगा इसके अंदर हम लिखेंगे नंबर 3, ये जो होता है डिलीवरी ऑफ बिल्डिंग, एक होएगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ओके, प्लेस ऑफ गुड़गांव हमारे पास, सॉरी गुरुग्राम है, स्पेलिंग लिख देते हैं गुरुग्राम, ये ओके गुरुग्राम। तो यहाँ पे हमारा CGST SGST लगेगा, CGST SGST लगेगा। दोनों ही दिल्ली में कंसिडर किए जाते हैं, गुरुग्राम दिल्ली NCR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज व्हेन द गुड डज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गुड्स इन द प्लेस ऑफ सप्लाई, द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी हमें पता नहीं है कि तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो गुड्स होता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व, दैट इज मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स at place of supply is located in such goods at the time of delivery, यानी at the time of delivery जो है वो हमारे पास गुरुग्राम में डिलीवरी की गई थी, तो गुरुग्राम में कंसिडर किया जाएगा।
ओके, नंबर 4 में देख लेते हैं क्या होता है। नंबर 4 के अंदर यहाँ पे है दैट इज द प्योर रिफाइनरीज ऑफ द दैट इज वेरावल गिव्स एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पीक्यू लिमिटेड रांची एंड असेंबल द पावर प्लांट ऑफ इन कच्छ एंड द गुजरात। ओके, सो यहाँ पे वेरावल से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला था रांची को, और उसको प्लांट कहाँ पे लोकेटेड करना है, कच्छ के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टाइप प्लेस ऑफ सप्लाई है हमारा कच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। ओके, जो कि हमने कहाँ पे किया है, कच्छ गुजरात। ओके, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा। क्यों आईजीएसटी लगेगा भाई, क्योंकि जो रांची है गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा था रांची को, दैट इज वेरावल टू रांची, इस तरह से लगेगा। लेकिन जो डिलीवरी है, पॉइंट ऑफ सेल जो है वो कहाँ हो गया, कच्छ में हो गया। ओके, तो गुड्स असेंबल जहाँ पे होता है या फिर इंस्टॉलेशन होता है वहीं पे। ओके, दैट इज गुड्स असेंबल और इंस्टॉल, वो चीज़ आपके पास कंसिडर की जाएगी। उसके बाद 5th पॉइंट जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या लिखा था, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा था कि मिसर्स एंड हंसाबेन इज अ ट्रैवलिंग फ्रॉम वडोदरा टू कन्याकुमारी in an air flight and she desired to eat and the sandwich during the journey by making necessary payment, यानी फ्लाइट में हुआ है। द ऑर्डर ऑफ द सैंडविच व्हेन द फ्लाइट इज फ्लाइंग ओवर पुणे, पुणे के ऊपर से फ्लाई ओवर कर रही थी। तो ये जो हुआ यहाँ पे जो था हमारा पॉइंट ऑफ सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो हम जो वहाँ से फ्लाइट जहाँ से डिलीवरी होती है वहीं से वडोदरा के अंदर जाएगा। ओके, और CGST SGST कंसिडर किया जाएगा। ओके, इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ कन्वेंस होता है, यानी जहां से उसने बोर्डिंग किया है वहां से होगा। ओके, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ फूड है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में था, जिसके अंदर हमारे रीजन और कहाँ से पॉइंट ऑफ सेल्स कहाँ पे होगा वो कंसिडर करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, चलो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो और द एसेसिबल वैल्यू हमें ढूंढनी है एंड द टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना है वो भी हमें ढूंढना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है। तो सबसे पहले इसके अंदर अब बता देता हूँ कि किस तरह से कौन सी चीज़ आएगी, कोई सी चीज़ नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, ऑफकोर्स उसकी मशीनरी की जो प्राइस है वो तो आएगा। उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हम कंसिडर करेंगे, इसका हैंडलिंग भी करेंगे। प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्टर जो होता है वो अभी हम कंसिडर नहीं करने वाले, प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्टर। ओके, तो ये हो जाएगा। ये उसके बाद हमारे पास है कि हाँ, जिसके बाद है हमारे पास फ्रेट चार्जेस फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए जो फ्रेट लगाया था वो फ्रेट भी कंसिडर करेंगे। ओके, कहाँ गया, हाँ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसका, तो वो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसका इंश्योरेंस जो है वो भी कंसिडर करेंगे। इतना हो जाने के बाद हमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगानी है उसके अंदर हम नॉर्मली क्या होता है, CBIC रेट जो यहाँ पे दोनों दे रखे हैं 80 एंड 82। तो डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे अगर 10% लगाया गया है, ओके, और $, में यहाँ पे 20% बताया गया है डेट ऑफ इनवर्ड एंट्री। ओके, एक्सचेंज रेट ऑफ द नोटिफाइड बाय द, दोनों चीज़ बताया कि 31/12 को है और 20 जनवरी को है। ओके, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ बता रखा है, तो हम क्या करेंगे, CBSE जो होता है, सॉरी CBIC सेंट्रल ब्यूरो का जो है हमारे पास, उसका रेट हम लेंगे यहाँ पे। और नॉर्मली यहाँ पे विच इज अर्लियर यानी कि 31/12 कंसिडर करेंगे। बिल ऑफ एंट्री जो हमारे पास है ये है डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड और ये डे होता है बिल ऑफ एंट्री। तो दो में से जो जल्दी होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे और जो ड्यूटी लगाते हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे। IGST रेट तो हमारे पास 28% दे ही दिया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी हमारे पास कैलकुलेट करके दी गई है। और यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर द कस्टम स्टेशन टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलो हम देखते थे किस तरह से होगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो ऑलवेज वो तो हमेशा लगाते ही हैं। ओके, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होता है SWS और BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी वो हम लगाना ही है। ओके, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होगी इसकी। ओके, देखो कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे
जो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर FOB वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, जो कि हमारे पास $10,000 थी, जो कि मशीन की कॉस्ट हमारे पास थी। उसके अंदर हम उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे पास $500 जो दे रखे थे वही ले लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर यहाँ पे बताया गया था हैंडलिंग चार्जेस या फिर लोडिंग चार्जेस कह सकते हो। ओके, लोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस, या फिर लोडिंग चार्जेस, वो भी हमारे पास डॉलर में दे रखे थे, तो वो भी लोडिंग चार्जेस इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, जो कि $50 है, $50 है, सॉरी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, डेवलपमेंट भी कह सकते हो। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम लिखते हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। ओके, तो ये भी हमारे पास $50 था, तो ये भी $50 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल कुल मिला के 10,600। इसके अंदर हम फ्रेट ऐड करेंगे, तो फ्रेट हमारे पास $1,000 ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर। ओके, और उसके बाद हम इसके अंदर इंश्योरेंस ऐड कर देंगे, तो इंश्योरेंस का भी हमारे पास $50 दे रखा था। यानी कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो $11,650 हो जाता है। ओके, सो ये हमारा CIF वैल्यू उसके ऊपर हो जाएगा। अब उसका एसेसेबल वैल्यू कंसिडर करने के लिए हमारे पास उसका एसेसेबल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो उस एसेसेबल वैल्यू को हम 11,650 जो डॉलर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80 रुपीज़ से, ताकि हमारे पास मिल जाएगा अमाउंट 9,32,000। ये हमारा एसेसेबल वैल्यू हो गया। उसके ऊपर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, दैट इज BCD, जो कि 10% है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 93,200, यानी एसेसेबल वैल्यू 9,32,000 का 10%। और इसके ऊपर हम SWS भी लगा लेंगे, जो कि हमें बताया गया था वो 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, यानी 93,200 का 10% यानी 9,320। ये हमारे पास हो गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया था 45,000 लगाना है, तो वो भी 45,000 एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा लेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो होगा लैंडेड वैल्यू के हिसाब से हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 10,79,520, और इसके ऊपर हम लगाएंगे IGST, जो कि हमारा 28% है। ओके, सो 28% के हिसाब से हो जाएगा 3,02,265 लेकिन 265, 3,02,265 रुपये, सॉरी 265 रुपये और 60 पैसे। ओके, ये हमारा IGST हो जाएगा। उसके बाद कुल मिला के हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो जी 13,81,785 और 60 पैसे। तो अगर हम पूछा गया है हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल ड्यूटी कितनी लगेगी, तो ड्यूटी के अंदर पहली ड्यूटी लगेगी 93,200, 9,320। ओके, SWS ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये IGST, ये टोटल ड्यूटी हमें पे करनी होती है। ओके, तो कस्टम पेएबल के हिसाब से इतना हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। ओके, तो ये हो गया। अगर आपको कोई ऑफलाइन क्लासेस की भी ज़रूरत है तो हम शाह क्लासेस निज़ामपुरा वासना दोनों रोड के ऊपर है, तो आप मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन भी है उसके और में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था इसके अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स भी है और एक क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं। यहाँ पे है एक्स लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी इम्पोर्ट द सर्टेन गुड्स फ्रॉम द कंट्री which covered by the notification issued under section 9A of the custom tariff act। ओके, आपको रिलेवेंट पर्टिकुलर इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग दी गई है। आपको फाइंड करना है कितना है टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना होगा गवर्नमेंट को। इसके अंदर आप देखो CIF वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है क्वेश्चन के अंदर $5,000,
उसकी क्वांटिटी इंपोर्ट है 1000 किलोग्राम, उसका एक्सचेंज रेट एनएससी है जो कि हम कंसिडर नहीं करते, सीबीआईसी रेट कंसिडर करते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% और वो हम SWS जो लगाते ही हैं तो वो भी लगा लेंगे। ओके चलो, एज पर द नोटिफिकेशन यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है $7 के हिसाब से है। ओके और IGST हमारा 12% लगाना है और कॉम्पनसेशन केसेस 10%। ओके GST कॉम्पनसेशन केस कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी, तो हमें यहाँ पे IGST लगाना है, कॉम्पनसेशन केस की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ओके तो क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास CIF वैल्यू जो दे रखी थी, CIF वैल्यू CIF वैल्यू जो हमारे पास थी वो $5000 का था। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 82 रुपीज़ हम कंसिडर करेंगे, जो कि हमने पहले ही बता दिया आपको कि हम CBIC रेट के ऊपर काम करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू हो जाएगी 4,10,000 रुपये। CIF वैल्यू के ऊपर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था 10% है, तो इसके हिसाब से 41,000 हमारे पास बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। और बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% हमारा SWS ऑलवेज होता है, तो वो हो जाएगा 4100। तो ये तो हमारे पास हो गया, इसका टोटल अगर हम कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 4,55,100, जिसको हम लैंडेड वैल्यू कहेंगे। ओके इसके ऊपर हमारा ड्यूटी लगाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो किस तरह से होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। जो है 1000 किलोग्राम हमने मंगवाया था और उसका रेट हमारे पास 7 किलोग्राम के था, 7 पर किलोग्राम और पर डॉलर था, तो इसको हम 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,74,000। और जबकि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी है 4,55,100। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। ओके जो क्वेश्चन में बताया गया कि 7 पर डॉलर के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, तो पर किलोग्राम का था और डॉलर में था, तो डॉलर में था इसको इस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पर किलोग्राम था तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई किया और इससे हमारा जो लैंडेड वैल्यू है वो माइनस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 1,18,900, यानी कि हमारा जो टोटल इसके बाद आएगा वो इतना ही आएगा कि 5,74,000। जो कम हुआ था प्राइस वो यहाँ पे वापस आ जाएगा, इसके हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी। ओके इसके ऊपर हम IGST लगाएंगे, ये हमारा टोटल हो गया और प्लस उसके ऊपर IGST लगेगा। वो IGST हमारे पास 12% है तो कॉम्पनसेशन केस नहीं लगते, इसमें IGST लगाएंगे तो ये अमाउंट हो जाएगी 68,880। 12% किसका हो जाएगा, 5,74,000 का 12%। ओके तो इसके ऊपर हमारे पास टोटल अमाउंट जो बन के आएगा वो आ जाएगा 6,42,880। ओके ये हमारा टोटल पेएबल वैल्यू है। अच्छा टोटल हमारे पास टोटल ड्यूटी कितना हो जाएगा हमारा, जो टोटल ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी जो हमने पे कर दी है वो आ जाएगी 2,23,880। ओके जिसके अंदर हमारे पास क्या कौन कौन सी चीज़ें की आएगी, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगी, SWS आएगा और एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी या IGST आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने टोटल ड्यूटी कंसिडर कर ली। इसके और में जो एक और क्वेश्चन है बी क्वेश्चन में जो बताया गया है, इसके अंदर भी सिंपल क्वेश्चन है कि इसकी CIF वैल्यू है 7,000 और उसका फ्रेट 2,500 पे किया गया है, इंश्योरेंस है वो 500 है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द CBIC रेट है 79। ओके और पेमेंट वॉज मेड बाय इम्पोर्टर एट द बैंक ऑफ ₹80 फॉर $1। तो हमें तो 79 के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, एसेसिबल वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द कस्टम ड्यूटी पर्पस हमें ढूंढना है। तो कस्टम ड्यूटी के पर्पस के हिसाब से हमें उसके एसेसिबल वैल्यू किस तरह से ढूंढेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसके अंदर हमें FOB वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास CIF वैल्यू है। तो FOB वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 7,000 हमारे पास जो CIF वैल्यू दे रखी थी उसमें से हम हमारा जो फ्रेट दे रखा था 2,500 और
इंश्योरेंस दे रखा था 500, वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एफओबी वैल्यू हो जाएगी 4000, क्योंकि हमें हमारा रूल अप्लाई करना होता है। ओके, तो इसके अंदर हम पहले अब वापस फ्रेथ ऐड करेंगे। तो फ्रेथ के बाद ये एक तो समझ लो एयर है, बाय एयर है, तो हमारा रूल बनता है कि 20% ऑफ एफओबी, ये एक चीज होता है, और एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल, तो एक्चुअल हमारे पास होता है 2500, जो कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया गया। हमारा क्या काम है, एफओबी वैल्यू का 20% होना चाहिए वो फ्रेथ, और इसमें से हमारे पास जो कम होगा वही कंसिडर किया जाएगा। तो हम 4000 का 20% करेंगे, नहीं हो जाएगा 800, तो हमारा फ्रेथ लगेगा सिर्फ 800। इसी तरह से हमें इंश्योरेंस भी ऐड करना होगा। अगर एयर के केसेस में इंश्योरेंस है तो हमारे पास जो एक्चुअल दे रखा है वो दे लेंगे, अगर नहीं है तो वो हमारा था एफओबी का 1.125%, लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो ये इंश्योरेंस हमारे पास हो जाएगा, जो कि हमने 500 दिया था वो 500 ऐड कर देंगे। अब जाके हमारे पास एफओबी वैल्यू आ जाएगी, जो सॉरी सीआईएफ वैल्यू की, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था, सीआईएफ, दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इट्स कॉल्ड सीआईएफ वैल्यू। तो ये सीआईएफ वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5300। ओके, और इसके ऊपर हमारा जो रूल लगेगा, सीबीआईसी का जो रूल्स है उसके हिसाब से हमारा जो ड्यूटी होगा, वो ड्यूटी कितना लगेगा उसकी वैल्यू के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। तो 5300 को हम इंडियन करेंसी के हिसाब से 79 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा 4,18,700। ये आपका एसेसेबल वैल्यू हो गया। ओके, तो हमें एसेसेबल वैल्यू ढूंढना था, तो ड्यूटी नहीं, यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू लिखते हैं, एसेसेबल वैल्यू। तो ये आपके पास हो गया एसेसेबल वैल्यू, ये हो गया आपका वैल्यू कैलकुलेशन। ओके, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, छोटा सा, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं और इसका रीजन भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे बताया विथ स्टेटमेंट हमें बताना। सबसे पहले, सेफगार्ड ड्यूटी इज चार्ज इफ द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूएसए से आप मंगवाओ, कोई भी कंट्री से अगर आप मंगवाते हो, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर आके वो इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है तभी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये गलत है। ओके, ओनली केस ऑफ द इट्स हर्ट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ओके, तभी ये अप्लाई किया जाएगा, नॉट कंपल्सरी कि यूएसए के ऊपर लगाया जाएगा। दूसरा दिया है, जनरली द एफओबी इज अ फ्री फ्रॉम दैट ऑल द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये सही है कि ज़्यादातर यही होता है, एफओबी वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड कहला जाता है इसको। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो जीरो रेटेड होती है या एक्सपोर्ट फ्री होती है इधर लोकल टैक्सेस के हिसाब से। थर्ड थिंग हमारे पास बताया गया है, द एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई इज टू बी कंसिडर। गलत चीज, हम हमेशा आरबीआई की नहीं, हमें सीबीआईसी का जो रेट होता है वो हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो चौथी चीज, द रेट ऑफ कॉम्पनसेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम अमाउंट विद द आईजीएसटी। आईजीएसटी है उसके ऊपर से कॉम्पनसेशन लगाया जाता है, इज कैलकुलेटेड अंडर द कस्टम ड्यूटी। तो सेम है हमारे पास, जिस तरह से हम आईजीएसटी लगाते हैं अंडर कस्टम ड्यूटी के हिसाब से, उसी तरह से कॉम्पनसेशन लगाते हैं। और लास्ट, जो इम्पोर्ट ऑलवेज फॉल्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली। ओके, इम्पोर्ट हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंसिडर किया था, इट्स ट्रू। तो ये था हमारे पास 2025 का पेपर। ओके, रचित क्लासेस जो है आपके पास, उसके हिसाब से रचित क्लासेस ये आपको सारे इससे पेपर्स का सॉल्यूशन बना के देगा। आगे आपका पीएफपी का पेपर है, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, पीएफआई भी कह सकते हो, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, और पीएफपी भी बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो ये पेपर हमारा 2025 का जो है वो हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। सो होपफुली आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे।